16 में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, तस्वीर देखिए दुनिया भर के बाजारों की, एकदम हरी भरी। पहले एसजेएक्स निफ्टी जो हमें संकेत देता है 5% मजबूत है, 58-60 अंकों पर 8,200 हमारे टारगेट लेवल के आसपास, और 20 पॉइंट की प्रीमियम निकालें तो 8,180-175 के आसपास खुलने के संकेत। तो इंटरेस्टिंग तो ये होगा कि 8,150 के आसपास खुलते, ज्यादा संभावना वो दिख रही कि आप 8,150 के आसपास खुले, नहीं कि 8,180 के आसपास। तो देखते हैं एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर ही हम इतना मजबूत खुल पाते हैं, थोड़ा कम मजबूत खुलते हैं, पहली बात। उसके बाद देखेंगे हम रुपया, क्योंकि रुपए में आप देखिए कल अच्छी खासी मजबूती हुई, 67.63, 67 रुपए 63 पैसे, 27 पैसे की मजबूती के साथ क्या रुपया घुमाया और जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी है। दो, तीसरा फैक्टर है एशियाई बाजारों का। देख लेते हैं कि एशिया में कामकाज इस वक्त कैसा चल रहा है। एशियाई बाजार आपके सामने हाजिर करते हैं, जहां पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, और ये तस्वीर आपके सामने। शंघाई को छोड़ दीजिए, हांगकांग आधा % मजबूत है, निक्केई लगभग 1% मजबूत है, 150 पॉइंट के गेंस के साथ। और ये मजबूती कहां से आई है? अमेरिका से आई है। अमेरिका में देखिए कल फिर से बड़े रिकॉर्ड बने हैं, जबरदस्त लाइफ टाइम हाई पर अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे हैं। ट्रंप साहब के जीतने के बाद जो डर था लोगों को कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, मंदी, सब कुछ खत्म। 22 में से 18 दिन इन्होंने नए हाई लगा लिए। ये तो ऐसा तो ओबामा साहब नहीं कर रहा। ट्रिपल सेंचुरी जड़ दी, 300 अंक, वीरेंद्र सहवाग की तरह ये सब बैटिंग कर रहे हैं डाउ जोन्स वाले एकदम। और S&P क्या, नैस्डैक क्या, मतलब गजब का काम होता है। दिख रहा है यूरोप देखिए, आज ECB की इतनी अहम बैठक है, उसके पहले 2% ऊपर। अच्छा, 75% लोग मान रहे हैं कि ये लोग दरअसल बॉन्ड परचेज योजना को 6 महीने बढ़ाने के लिए आगे और एक्सटेंड कर देंगे, जो 31 मार्च को खत्म होने वाली है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। बस अब इन सब में के बीच में रिस्क है कि आज शाम को चूंकि ECB की बैठक है, तो दिन के बाद देखेगा यूरोप कैसा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ हाइस पर जा रहे हैं हम इस अहम बैठक के पहले। और 14-15 को बैठक है इस वक्त फेड की, जिससे पता चलेगा हमको कि अमेरिका में फेड ब्याज दरें बढ़ाता है नहीं बताया, वो मानकर चलने लोग कि 1-4% तो बढ़ेगा ही। तो ये एक अच्छा संकेत। अच्छा, कल हमारे यहाँ जो करेंसी मार्केट की मजबूती हुई वो इसी वजह से हुई कि आपको, हमको, सबको ये उम्मीद थी कि भाई गवर्नर साहब कम से कम 1-4% कट तो करेंगे, लेकिन चूंकि किया नहीं तो करेंसी मजबूत। जनरली होता है क्या कि जब ब्याज दरें घटती है तो करेंसी कमजोर होती है। तो ब्याज दरें कल घटी नहीं, और करेंसी मार्केट ने वो मान कर रखा था कि ब्याज दरें घटेगी, बॉन्ड मार्केट ने मान कर रखा था, इक्विटी मार्केट ने मान के रखा था, तो वैसा हुआ नहीं। तो रिएक्शन इसी तरह से उल्टा आया, यानी कि बॉन्ड यील्ड थोड़े से बढ़ गए, करेंसी मार्केट थोड़ा मजबूत हो गया, इक्विटी थोड़ा नीचे हो गया। चलिए अब आज हम नए संकेतों पर ट्रेड करेंगे, और ये संकेत आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए। पहला संकेत प्री ओपनिंग सेशन पे आता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी पर। 50 अंक ऊपर है निफ्टी, 35 अंक ऊपर सेंसेक्स ने की है आज की पारी की शुरुआत, और मजबूत है। लुपिन 5% ऊपर पहली टिक पर, इंडसइंड बैंक में है 3% का उछाल, मारुति 2% मजबूत, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा जैसे शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील में भी मजबूती का रुझान। हमारे साथ रहिए, रुपए की ओपनिंग होने वाली, और सबसे पहले करेंसी मार्केट की ओपनिंग आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। तो किसी भी वक्त आपको ये फ्लैश आता हुआ दिखेगा कि हम कहां शुरुआत करते हैं। जी हां, आ चुका है 10 पैसे की मजबूती के साथ। सबसे पहले किसी भी चैनल से पहले आप देखेंगे रुपए की ओपनिंग CNBC आवाज पर। हमने शानदार मजबूती के साथ शुरुआत की है आज करेंसी मार्केट की। तो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं हम। बिल्कुल अच्छी तेजी देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में, और जो कुछ सेक्टर्स प्री ओपनिंग सेशन में देखिए, फैक्ट 12% ऊपर, NFL 8-10% ऊपर, RCF 4% की मजबूती। तो फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ द डे रहेगा। सेल जैसी कंपनियों पर रखिएगा नजर, जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। MMTC के नंबर्स आ जाएंगे, स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। कल अच्छी रैली देखने को मिली है नतीजों से पहले, और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में भी तेजी देखने को मिलेगी। छोटे मझौले शेयर ही आज फोकस में रहेंगे। दीपक फर्टिलाइजर एक और फर्टिलाइजर कंपनी है जहां पर मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये हो सकता है आज का एक्सीडेंट, और वागले साहब का टारगेट के बेहद करीब खुल सकता है। देखिए अभी ये सेटल होगा भाव हालांकि, लेकिन आज गिरावट भरपूर यहां पर देखने को मिलेगी। डीवीज लैब भी थोड़ा सा नर्म खुल रहा है, लेकिन देखना होगा खुलने के बाद क्या ये रिकवर कर जाता है, और नजर रहेगी पोलारिस पर। तो काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज वहां पर पोलारिस का OFS है वो खुलने वाला है। लेकिन देखिए जो चार्ट्स पर दिख नहीं रहा है कि गिरावट होगी। प्री ओपनिंग सेशन में भी इतनी कमजोरी दिख नहीं रही है, पता नहीं इतना नीचे का फ्लोर प्राइस जनरली, इसलिए नहीं कुछ भी हम जो पढ़े उस पर रिएक्शन दें, रिएक्शन तो देंगे, देख कर देंगे, ऐसा नहीं। चलिए 165 अंक ऊपर दिख रहा है मुझे सेंसेक्स, और निफ्टी 65 अंक मजबूत दिख रहा है। तो दमदार शुरुआत की तैयारी होती दिख तो रही है, देखते हैं आगे किस तरह से हम बढ़ेंगे। OMCs, इनमें से क्या खरीदा जाए? रजत, HP, BP, IOC कुछ पसंद है आपको? देखिए इसमें तो मुझको
सबसे ज्यादा पसंद HP लगता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो ये लग रहा है कि इनका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 450 के आसपास है। 447 रुपया 85 पैसा में कल बंद दिया है। उस 450 के ऊपर में सस्टेन करने से फिर 447 के नीचे स्टॉप लगाइए और ऊपर में 456 458 यहाँ तक तो मिनिमम उम्मीद करना ही चाहिए। इसका पैटर्न जो है शॉर्ट टर्म पैटर्न इज वन ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न। अगर ये 13 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाने लग गया तो अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा देगा। ओके, तो HPCL रजत को पसंद है। क्रिस सुब्रमण्यम साहब को पसंद है रजत? अच्छा, वागले साहब को BPCL पसंद है? हाँ, BPCL उनको पसंद है, तो OMC अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगी। रजत के छोटे वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हैं। रजत आप निकाल कर रखिए कोई बढ़िया मिड कैप आइडिया, क्योंकि पिछले कुछ मिड कैप आइडियाज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अभी। हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे वाले जरा निकाल के रखिए। जब तक हम वागले साहब से पूछते हैं उनके बाकी के 2 आइडियाज कौन से हैं। वागले साहब, सन फार्मा में आप कहने बिकवाली करनी चाहिए? हेमंत, कल फॉल आने के पहले सन फार्मा में वीकनेस था, तो आज अगर ऊपर में बेचने को मिलता है, देयर इज सम मोर डाउन साइड, इतना मैं कहूंगा। 681 के स्टॉप लॉस है ना आपका। ये सुबह सुबह जो होता है ना ऊपर में बेचने को मिले, एक तो है ना एक दिन पहले आप है ना वो 3-3:15 बजे BTST करवा देते हो, STBT करा देते हो वहां पर आखिरी सौदा में। फिर आप सोचते हो कि ऊपर बेचने को मिलेगा। कैसे मिलेगा मुझे बताओ? सिर्फ मार्केट ऊपर खुल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज तो क्यों मिलेगा? मार्केट अगर 60 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो सन फार्मा ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर खुलेगा। आप रिकमेंडेशन दो STBT में स्टॉक ऊपर खुले, ऐसा तो जनरली तो होता नहीं है। तो चलिए ऊपर में मौका मिले तो अच्छी बात है सन फार्मा। अच्छा रजत, आपकी पिक्स कौन सी है? देखिए, मैंने तो नेशनल एल्युमिनियम पहले सोचा था, लेकिन वो तो 2 दिन में जितना ऊपर चल दिया, अभी इसको रिकमेंड करने में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें करेक्शन आने से लोगों की प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसा श्रीराम APC एक बार कहा था, उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि एक काउंटर अगर किसी को लॉन्ग टर्म देखना है तो श्रीरामा न्यूज प्रिंट, इसमें आप अगर लॉन्ग टर्म की इरादा है आपको तो उसी में आप खरीदारी कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी दौड़ेगा और अभी फिलहाल इसमें मोमेंटम भी है। बट मैं तो ये कहूंगा कि आई वुड रिकमेंड इट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड इट कुड बी अ मल्टी बैगर। श्री रामा न्यूज प्रिंट 29 रुपए 25 पैसे की क्लोजिंग वाला, ये NSE BSE दोनों पर है। SHREE, SHRI मत करिएगा, श्री की स्पेलिंग सुन लीजिए, SHREE श्री रामा। रामा तो आपको पता ही है। ये स्टॉक आज रजत ने पिक्स के तौर पर चुना है। पेपर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। जब तक इन्होंने चुना है, मैं आपको बता दूं, मैं प्रमोटर होल्डिंग देख रहा हूं, 75% प्रमोटर होल्डिंग है, तो फ्री फ्लोट काफी कम है और 180-90 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक तो शेयर हो गया जो आर्चिस जैसे, हाँ बिल्कुल, आर्चिस 9.5% प्री ओपनिंग सेशन रजत के मुंह से निकलने की देर थी। तो हमने तो कहा, देखिए रजत के जो है ना वो छोटे वाले आइडियाज जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हैं। तो श्रीराम EPC भी होल्ड है ना सर अभी तक? ये भी मैं आपसे हर बार पूछता हूँ, आज भी बता दीजिए। वो अब आपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है ना? देखिए, ये 70 रुपया का इरादा है मेरा, तो अभी तो निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक और रजत का स्टॉक जो पिछले 6 दिनों से सर्किट मार रहा है, 5 दिनों से, वो है सुनील हाईटेक। जी हाँ, स्टॉक स्प्लिट और बोनस होने के बाद देखो रजत की चांदी चांदी। इधर रजत को बोनस भी मिल गया, आप हमें कब मिलेगा बोनस? हम ये सोच लेंगे। आपके देखिए सुनील हाईटेक में जो पैसे बन रहे हैं, देखिए 5 एक चीज का चार्ट बताइए, 7-8-10 दिन का, आपको आइडिया लगेगा कि जैसे सीढ़ियां जो बन रही हैं। हाँ, सीढ़ियां, ऊपर वाली सीढ़ियां, खासतौर से सीढ़ियां जब ऊपर वाली हो तो उसका मजा अलग होता है। देखो रोज स्टॉक स्प्लिट और बोनस होने के बाद एक पे एक बोनस था, और मेरे ख्याल से 10 रुपए की फेस वैल्यू का 2 या 1 रुपया रहेगा, जो भी है रोज सर्किट लगाता है। ये वाला चार्ट नहीं, वो वाला, वो जिसमें स्टेट्स दिखती है, वो वाला देखने में मजा आता है। 7 दिन या 14 दिन वाला जो होता है, क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में। बदल गया 7 दिनों में। नहीं, इस चार्ट में जो बढ़ा है 40% बढ़ा है। तो ये देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है 7 दिनों में 40% बढ़ा है, ये अच्छी तेजी दिखा चुका है। अच्छा, बागले साहब का भी एक पिक रह गया है, सन फार्मा को तो बेचेंगे आप, गोदरेज इंडस्ट्रीज को खरीदने की राय? गोदरेज इंडस्ट्रीज में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। 393 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 414, 1 या 2 दिन का व्यू है। चलिए, गोदरेज इंडस्ट्री में करें खरीदारी, ये है राय। ये FNO वाला गोदरेज इंडस्ट्री, दोनों ही है, कंज्यूमर भी है, ये भी है। तो गोदरेज कंज्यूमर नहीं, गोदरेज इंडस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात हुई हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन की। अब मैं आपको बता दूं वो स्टॉक जो आज करने वाले हैं धुआंधार प्रदर्शन। कैश मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स हैं आज के, हमारे दोनों कैप्टन्स की पसंद के। कौन सी थीम्स, कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स चलेंगे आज,
ये है स्टॉक 2020 का अपडेट आपके सामने। पूरी टीम आपके सामने रखते हैं। जिस तरीके से हमने अपनी टीम को कंस्ट्रक्ट किया, उसमें 2 शॉट के खिलाड़ी हैं। डिवीज लैब, जिसमें जो यूएसएफडीए उसकी तरफ से नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस आए हैं, वो एक खराब खबर है। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स की एक तो डील टूट गई है, दूसरे नतीजे काफी खराब है, इसलिए वहां पर भी कमजोरी देखने को मिली। लेकिन फिनोलेक्स केबल्स और वी गार्ड दोनों में खरीदारी करी है, क्योंकि कॉपर प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ी हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट की कीमतें 10% तक बढ़ा दी हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां पे सेल्स गिरी हुई है नोटबंदी के बाद, उसके बावजूद अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट दाम बढ़ा पा रही है डिमांड के चलते, तो ये बहुत पॉजिटिव है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स बाईबैक की बैठक है 13 दिसंबर को, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आरसीएफ, एनएफएल और चंबल फर्टिलाइजर 3 फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, क्योंकि कल कैबिनेट और सीसीए की बैठक में तय किया गया कि जो उनका सब्सिडी अमाउंट है उसमें कोई कट नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके ये फर्टिलाइजर की कीमतें गिरी हैं, क्योंकि सपोर्ट कंटिन्यू रखना चाहती है गवर्नमेंट जब तक ये पूरी तरीके से सेक्टर डीरेगुलेट ना हो जाए। तो ये तीनों स्टॉक रडार पर रहेंगे और पूरा सेक्टर हमें लगता है कि अच्छी तेजी यहाँ पे दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये सेक्टर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। मेरी टीम पर नजर डालिए किस तरह से निकल कर आई है। 10 के 10 बल्लेबाज टीम में शामिल किए हैं और आज सरकारी कंपनियां सबसे अच्छा फोकस दिखा सकती हैं। सेल जैसी कंपनियों को शामिल किया जिसके नतीजे आने वाले हैं और ग्लोबल मार्केट की तेजी का फायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। हिंदुस्तान कॉपर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, इसके भी नतीजों से पहले एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। एनएचपीसी, एसजेवीएन 2 सरकारी हाइड्रो पावर कंपनियों को टीम में शामिल किया है। नाल्को को भी टीम में शामिल किया है, कल भी हमारी टीम में रहकर 12% का अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है। साथ ही डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने दिया है। बीईएल को जिस तरह से सीसीए की कल बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स 1000 करोड़ रुपए तक की खरीदने की बात पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। बीईएल दरअसल वो मशीन्स बनाती है, यहां पर तेजी बनेगी। जैन इरिगेशन बजट से पहले एक अच्छी रैली दिखा सकता है और बजट से पहले जनरली एचएमटी जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखाते हैं। फैक्ट और दीपक फर्टिलाइजर को भी टीम में आज शामिल किया गया है, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। जिस तरह से सीसीए ने बड़ी राहत की बात कल बाजार बंद होने के बाद इस सेक्टर के लिए पेश करी है। तो जबरदस्त तेजी आज छोटे मझौली कंपनियों में देखने को मिल सकती है, सरकारी कंपनियों में देखने को मिल सकती है। और देखिए प्री ओपनिंग सेशन में भी वो साफ दिख रहा है। एनएफएल, फैक्ट, आरसीएफ, एनएफएल तो 9% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ, हमारे 3 एक्सपर्ट्स को पसंद है ये स्टॉक। अच्छी तेजी होनी थी। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बायबैक के ऊपर अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होने वाली है। श्रीराम ईपीसी, जैसे ही रजत ने कहा कि अभी भी उनके पास ये शेयर है, वो होल्ड कर रहे हैं। आप देखिए ये शेयर भी आज 5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ, कल 20% की रैली के बाद अनिल आर्चीज फिर 5% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। वागले साहब ने काफी ऊपर के लेवल्स स्टॉक के लिए भी दे रखे हैं। और वागले साहब आपका टारगेट क्या है वैसे आर्चीज पर अगला? 33-34 तक तो मुझे दिखता है, शायद 35 भी चला जाए। और नाल्को के लिए भी अपना टारगेट बताइए, क्योंकि आप कल काफी बुलिश थे। कल 12% तक की तेजी उसमें होती हुई दिखी और अगले हफ्ते नतीजे भी हैं 14 तारीख को। क्या नाल्को और ऊपर जा सकता है? रजत हालांकि कह रहे थे कि इतनी रैली के बाद उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्या आपकी हिम्मत हो रही है? क्योंकि आपने पहले भी दिया था, जिन्होंने खरीद रखा है उनको क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? नहीं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, अगले 1-2 महीने का व्यू होल्ड करते हैं, तो मुझे नाल्को 85 to 90 के व्यू लगते हैं। और ये हो सकता है कि करंट लेवल से 4-5 रुपए नीचे करेक्शन हो, तभी ऐड कर सकते हैं। ओके। और प्ले फॉर अ टारगेट ऑफ 90 इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। इंटरेस्टिंग। बड़ी जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तेजी का माहौल बन रहा है 50 हमको देखे हेमंत, देखिए खुला 8150 पे, ये देख लीजिए। बिल्कुल जो आपने बोला था। 8100-200 जैसा लग नहीं रहा। तो सिंगापुर वाले जब धीरे धीरे ना सुधरेंगे अब या तो ये है ना, ये लोग बड़े एक्सट्रीम है, मेरे को ऐसा लगता है। या तो एकदम ही मंदी में खोलेंगे या एकदम ही तेजी में। बीच वाला सिस्टम है नहीं इनका, लगता है ऐसा कोई रियलिस्टिक लेवल पे नहीं करते इनका। चलिए, वही अन एक्सीडेंट्स हैं आज के जो होंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जिस तरह से कमजोर नंबर्स आए, डील नहीं हो पाई, 4% की नरमी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। और डीवीज जहां पर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस वाली बात है, तो ये आज गैप डाउन खुल रहा है। हालांकि देखना होगा कि ये और गिरता है या फिर वहां से रिकवर हो जाता है। तो इन 2 एक्सीडेंट्स के अलावा बाकी बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बाकी मोटा मोटी कहीं ऐसा एक्शन दिक्कत वाला हो ऐसा लग नहीं रहा, तो ये एक अच्छा संकेत है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट भी देख लिया जाए, 6.5% मजबूत है।
13 तारीख को बायबैक पर है बोर्ड बैठक। अच्छा, एक कजारिया सेरामिक्स देखा जाए, क्या यहाँ पर कुछ एक्शन है? क्योंकि एक ब्रोकरेज, हालांकि टारगेट बड़े एग्रेसिव नहीं, HSBC की रिपोर्ट है, टारगेट उन्होंने दिए 615 के। हाँ, स्टॉक 2% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। एक और LIC हाउसिंग, इस पर एक राय ली जाए आपसे। क्रिस बताइए, क्या कोई ट्रेड बनता है तेजी का? क्योंकि 2 दिन पहले वागले साहब ने तो रिकमेंड किया था, आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई, उनको पसंद है LIC हाउसिंग। आपको भी पसंद है क्या? जी, ब्रॉडली आई थिंक यहाँ पर एक छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस, आई थिंक 575 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो शायद आज की उछाल पे एक बार हो सकता है एक मुनाफा वसूली कर ले अगर किसी ने लिया तो आई थिंक उसके बाद आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक रेंज की तैयारी हो रही है 540, 575 के आसपास। आई थिंक एक बार मुनाफा वसूली कर रही है। शॉर्ट की मैं राय नहीं दूंगा, डेफिनेटली मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। रजत, आपके अभी 2 पिक्स बाकी हैं। आपको भी बुलेट बहुत अच्छी लगती है, आयशर मोटर आपने कहा है खरीदारी करनी चाहिए। क्या तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में शेयर में? देखिए, कल की प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया था और अभी भी लग रहा है कि इनका जब मोमेंटम आता है तो एक दिन में खत्म नहीं होता है, ये चलने लगता है और अच्छी मूवमेंट देता है। तो इसीलिए मैं इसको चुना है और मेरा टारगेट है 23,740 और 23,999। 22,995 के नीचे इसमें स्टॉप लगा के खेलिए। अगर ऊपर में खुलता है, मतलब मान लीजिए कि जो पहला टारगेट दिया है उसी के आसपास खुल जाता है, 23,700 के आसपास अगर कोई कारण से खुल जाता है तो इसमें कल की जो क्लोज है 23,382, उसके नीचे 23,350 में स्टॉप लॉस लगा के करिए। बट इसमें तेजी करना है। ये काउंटर जो है इसमें निफ्टी में मेरा डाउट है, लेकिन आयशर मोटर वो बुलेट की तरह ही चलाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में अब ये दुकानें खोल रही, दुकान खोल रहे, तो सोचिए ऑस्ट्रेलिया वाले चलाएंगे। मैं तो वही सोचा, मैं एक बार ना वो शेन वॉर्न का मैच देख रहा था, बहुत नजदीक से मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा। ये मसल्स है उनके, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले लंबे चौड़े तगड़े लोग होते हैं, तो दमदार लोगों के लिए तेंदुलकर उनके सामने ऐसे छोटे दिखते हैं। हालांकि टैलेंट में तेंदुलकर बहुत आगे हैं। तो सोचिए अगर उस तरह के लंबे चौड़े ऑस्ट्रेलियन बुलेट पे बैठ के बुलेट चलाएंगे तो कैसे लगेगी। लेकिन फिलहाल तो तेजी का वक्त है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए जिन्होंने आयशर खरीद कर रखा है। देखिए 250 रुपए ऊपर खुलने के संकेत आज फिर से आते हुए दिख रहे हैं, तो दमदार तेजी होती दिख रही है आयशर मोटर्स में इस वक्त। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। टाटा स्टील हिंडाल्को है टॉप गेनर, जो एकमात्र सेक्टर हमने चुना दिग्गजों में मेटल्स, आज वहीं से तेजी की शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो मेटल्स मजबूत है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर मजबूत है, BPHP IOC, तो दोनों ही सेक्टर आज एक्शन में नजर आ रहे हैं। और मिड कैप शेयरों को चुनने की वजह देखिए 0.1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स प्री ओपनिंग सेशन में। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 130 अंक ऊपर शुरुआत की है सेंसेक्स ने, निफ्टी पर 60 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। 150 अंक मजबूत होता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी अब 65 अंक मजबूत होता दिख रहा है। बढ़त मजबूत होती दिख रही है, बढ़ती दिख रही है। 0.1% की तेजी अब बन चुकी है निफ्टी में, सेंसेक्स 0.5% ऊपर, 0.1% से ज्यादा ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। और बैंक निफ्टी में भी 130 अंकों की मजबूती, शानदार खरीदारी के साथ की है शुरुआत भारतीय बाजारों ने। डॉक्टर और सन दो ही पेशेंट है आज के, बाकी तमाम 49 स्टॉक निफ्टी के हरे निशान के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर है टाटा स्टील, उसके ठीक पीछे है टाटा मोटर्स, मारुति, अदानी पोर्ट, तो टाटा ग्रुप के शेयरों में मजबूती बनती दिख रही है। SBI मजबूत खुलता हुआ 1.5% ऊपर, यस बैंक में मजबूती, तो बैंकिंग शेयरों में रिकवरी आ रही है। इंडसइंड बैंक मजबूत है, ये तमाम शेयर है मजबूत। आइए फटाफट वायदा कारोबार आज का एक्सीडेंट 5% नीचे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स डीवीज 4% नीचे, तो ये दो स्टॉक है जो नेगेटिव है आज के सेशन में। मजबूत किया इंडिया सीमेंट टॉप गेनर 2% ऊपर, जेपी एसोसिएट, जेन इरिगेशन, जे लेटर के लिए आज का दिन ठीक दिख रहा है। दोनों ही स्टॉक 2% मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। सेंचुरी, फेडरल बैंक जैसे ट्रेडर्स के पसंदीदा स्टॉक्स मजबूत है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स डीवीआर भी मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। तो ये है डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंक ऊपर अब हो चुका है और निफ्टी में 65 अंकों की मजबूती। मिड कैप इंडेक्स रेस लगा रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी से आगे निकलने में, 125 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप में ही एक्शन है। आप देखिए फैक्ट 11% ऊपर है, एनएफएल 9% ऊपर है, आरसीएफ 4, 4.5, 5% की मजबूती दिखा रहा है। दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, तो सेक्टर ऑफ द डे तो साफ तौर पर फर्टिलाइजर स्टॉक्स ही हैं, जैसा कि CNBC आवाज पर हमने आपको सबसे पहले बताया कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, उससे आज तेजी देखने को मिल रही है। और एनालिस्ट ऑफ द डे और स्टॉक ऑफ द डे है रजत बॉस और श्रीरामा न्यूज प्रिंट। 20% का ऊपरी सर्किट जड़ चुका है ये शेयर, तो आज
एनालिस्ट ऑफ द डे का किताब तो बिल्कुल, हम ये रोज किताब देना शुरू करने वाले हैं, आज से इसकी शुरुआत हो गई है और आप पहले हैं जिनको ये किताब मिला है। रजत, स्वीकार करिए। 20% ऊपर है आपका स्टॉक। क्या बोलूंगा मैं। चलिए, हम काउंटर है, ऐसा भी फ्लोट भी बहुत कम है, ठीक है, डिस्कस करते ही ऊपर। बात सही है। आर्चीज देखिए यहाँ पर कल 20% की तेजी देखी। ये रजत है ना, कुछ बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हैं। रजत, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता दूं आपको, एनएससी पर पिछले 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है श्रीरामा न्यूज प्रिंट में 56,000 का और बीएससी पर 36,000 का। तो अभी तक शुरुआती 1.5 मिनट में एनएससी पर वॉल्यूम हुआ है 2 लाख शेयर का और बीएससी पर हुआ है 65,000, यानी कि जो 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है एनएससी पर, उससे 4 गुना वॉल्यूम शुरुआत के 1.5 मिनट में हो चुका है। तो इसलिए आप क्या बोलूंगा मैं, ये मत बोलिए। ये आपके बोलने पे एक्शन जबरदस्त हो रहा है, लोग फॉलो करते हैं आपको। जी हाँ, श्रीराम ईपीसी में देखिए ना, वो वाला जो चार्ट है वो हम थोड़ी देर में लाके दिखाएंगे आपको। सुनील हाईटेक में जो चार्ट बना है, ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये रजत के फेवरेट शेयर रहे हैं और इन्होंने आपको मालामाल किया और रजत ने ये सारे स्टॉक्स पहला सौदा में ही आपको रिकमेंड किए हैं। इसके अलावा देखिए नाल्को कल और परसों में 10% की रैली के बाद आज फिर से देखिए नया 52 वीक हाई खुलते ही स्टॉक ने जड़ दिया है। हिंदुस्तान कॉपर में 3% की तेजी होती हुई आज फिर से आप देखिए एक सेक्टर जो और समझ में आ रहा है वो पीएसयू सेक्टर है। एमएमटीसी देखिए नतीजों से पहले मजबूत, एसजेवीएन में 2% की तेजी, सेल 2% ऊपर। तो आज फिर से पीएसयू स्टॉक्स लाइमलाइट में आते हुए। बिल्कुल, सरकारी कंपनियों का एक्शन बिल्कुल धीमा पड़ता नजर। कल के हाई पर पहुंच रहा है निफ्टी, ये तो 8,190 के बेहद करीब। तो टारगेट हमारा आज का हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। 1% की मजबूती, 250 अंक ऊपर हो चुका है सेंसेक्स। और मजबूती कहाँ आ रही है? सेंसेक्स में ट्विटर दिख रही है, लेकिन असली मजबूती तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। श्रीरामा न्यूज प्रिंट तो बाजार खुलने से पहले जो रजत ने बोला, और जिन लोगों ने प्री ओपनिंग सेशन में लपक लिया। बाकी देखिए हमारे स्टॉक 2020 के दमदार प्लेयर्स, एनएफएल, आरसीएफ, बीएल, आयशर मोटर्स, ये सब के सब स्टॉक दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, लेकिन ये आज का एक्सीडेंट 6% की कमजोरी दिखा रहा है और डीवीज लैब में भी 5% की कमजोरी। डीवीज लैब ही नहीं, कैडिला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और ओबिंदो फार्मा। तो ट्रंप साहब ने जो कल देर रात ऐलान किया कि दवाओं की कीमतें घटाने वाले हैं, उससे थोड़ा सा बुखार आया दवा के सारे शेयरों में। ये एक सेक्टर है जो आज सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा है। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर अब क्या करना चाहिए? जिन्होंने मंदी की थी, बागले साहब मंदी काट लें क्या, प्रॉफिट बुक कर लें? 60 और 58 के आसपास, आई थिंक 60 टेस्ट करके बाउंस हुए, बट मुझे स्ट्रेंथ नहीं लगती। आई थिंक 58 तक तो वेट करे। तो देखिए इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। 58 तक कह रहे हैं, अभी भी होल्ड करना चाहिए। इसमें तो मैंने है ना, मैं बताऊं आपको, प्री ओपनिंग सेशन में मैंने कोशिश की थी वागले साहब का कॉन्फिडेंस चेक करने की। इसलिए मैंने बोला, मैंने कहा खुलते ऐसा तो नहीं, मतलब होता है देखिए कई बार जब नेगेटिव न्यूज पता हो तब जब न्यूज आती है तो कई बार प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस पक्का था एकदम। वागले साहब डगमगाया नहीं, बोले कि नहीं आएगा 56-58 आएगा तो आएगा, फिर आएगा तो आएगा। अच्छा वागले साहब, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? आज का हाई अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, लेकिन डिलीवरी आपने बेची है, तो मेरा स्टॉप लॉस 69 ही रहेगा शायद। मे बी 60। हाँ, ये डिलीवरी का है और फिर आप 55 तक होल्ड करें, मैं तो कहता हूँ। ओके, चलिए तो नजर रखिए इस स्टॉक पर, काफी दबाव देखने को मिला। और नजर रखिएगा 11 बजे कमेंट्री क्या निकल कर आती है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने उस कमेंट्री से पहले अपने टारगेट्स नीचे के दिए नहीं है, तो कमेंट्री अगर कमजोर होगी तो और कमजोर हो सकता है। कमेंट्री में सुधार देखने को मिलेगी तो देखना होगा उस समय का डेवलपमेंट 11 बजे का क्या होता है। आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ, तब हम आपको वो कमेंट्री आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आज आप देखिए छोटे मझौले शेयरों में ही तेजी देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ द डे है। तो पटेल इंजीनियरिंग देखिए कल की तेजी के बाद आज फिर से अच्छी रैली दिखाता हुआ। एचसीसी देखिए 3% की मजबूती दिखा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है लोग अब बजट का इंतजार कर रहे हैं और बजट से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस होने वाला है, सब मानकर चलने का कंसेंसस है। बिल्कुल। और एक स्टॉक और जो एक्शन में दिख रहा है, एक्चुअली हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर शेयरों की बात की, लेकिन मुझे लगता है एक और स्टॉक जो अब एक्शन में आ रहा है वो है मद्रास फर्टिलाइजर। ये भी सरकारी कंपनी है और मद्रास फर्टिलाइजर भी मेरे ख्याल से ये टीम में शामिल नहीं था। नहीं तो लगता है लोग यही खरीदने की, ये बचा हुआ है, इसे भी खरीद लिया जाए, क्योंकि देखिए 13% मद्रास फर्टिलाइजर भी ऊपर हो चुका है। तो इस स्टॉक में अच्छा मेन चीज यही है कि जो स्टॉक छोटी प्राइस के हैं वहीं पर एक्शन ज्यादा है। तो मद्रास फर्टिलाइजर 15-16 रुपए का स्टॉक अब देखिए 20%। माय गॉड, 18% तो तेजी हो रही है। ये तमाम शेयर अच्छे एक्शन में आपको इस वक्त नजर आएंगे, यहां पर आपके लिए मौका है। एक स्टॉक बड़ा एक्शन दिख रहा है,
वोल्टास है ये जरा 2% स्टॉक बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ है क्योंकि बड़े दिनों में अरे ये 315 कब हो गया वागिल साहब, ये तो 300 के नीचे ट्रेड किया करता था। इसका 5-7 दिन का चार्ट बताइए, पोजीशन जबरदस्त बनती दिख रही है। क्या वोल्टास में खरीदारी का मौका है कुछ, क्योंकि 1.5 लाख शेयर नए जुड़े हैं आज। और अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था कि 300 के ऊपर निकल गया स्टॉक। कुछ ब्रेकआउट है? ब्रेकआउट है और अभी हो रहा है 316 316.50 जो एक स्विंग हाई है दिनों पहले का, उसको अभी ब्रेक कर रहा है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा 313 314। लंबा कहां से, 3-4 रुपए एज एफएनओ ट्रेड लॉट साइज बड़ा है। अच्छा, मैं वही सोचा, मैंने कहा 3-4 रुपए कैश में ट्रेड करते हो तो आज का लो रखिए 312 का और 330 का व्यू लीजिए। चलिए, बेहतरीन कंपनी है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। टाटा समूह के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है अब अचानक। बिल्कुल मूड बदल गया लोगों का। पहले जो लोग डर रहे थे अब कुछ वो सब भूल चुके हैं। तो ये स्टॉक है जिस पर नजर रखिए। अच्छा, कल इंडो काउंटर आपने बोला था, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। आज फिर देखिए 2-2.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है, लेकिन दूसरे दिन लगातार यहाँ पर फॉलो बाइंग होती हुई। इंडो काउंट लगातार फॉलो बाइंग। आइए स्टॉक 2020 के सुपरस्टार से आपको मिलवा दे। NFL, चंबल, RCF, गुजरात अंबुजा एक्सप्रेस। कोई भी स्टॉक के साथ 5% से नीचे तो है ही नहीं ऐसा, मतलब इतनी तेजी वाली टीम। ये नीरज की टीम थी। ओके, हेमंत जी की टीम भी लाइए भाई। फैक्ट, दीपक, नेल को लेकर एक बात हेमंत आज दिख रही है मुझे, वो ये कि मुकाबला तगड़ा रहेगा, टक्कर वाला रहेगा। बिल्कुल, हाँ, तो फोटो फिनिश होगी 3:30 बजे। रिजल्ट जरूर देखिएगा। आखिरी सौदा में हम बताएंगे आपको कि कौन सा कैप्टन बाजी मारता है। देखिए, मेहनत तो दोनों ही करते हैं और अल्टीमेटली कौन सा घोड़ा लास्ट में बड़ी तेजी से भागता है, वो वाली बात है। बिल्कुल, कल सर आर्थीज ने सर्किट लगा तो लीड करवा दिया, लेकिन आज देखना होगा कौन से स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन दोनों में अगर आप कॉमन चीज ढूंढे तो वो फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ द डे है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। भारत फोर्ज में देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी, अब जब ग्लोबल मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि ये शेयर में भी रैली देखने को मिलती है। क्रिस, दोनों स्टॉक्स में बेटर कौन सा लगता है आपको? इस बार मैं दोनों को अगर देखूं तो आई थिंक भारत फौज कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा लग रहा है। आई थिंक ये जो रिवर्सल दी है यहाँ पर, आई थिंक रिसेंटली इसका जो लो था आई थिंक 8.5 के आसपास, वहां से जो रिवर्सल दी है काफी शानदार रिवर्सल है और यहाँ से मेरा मानना है कि शायद 960 यहाँ तक जाने की संभावना है। तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस की पूरी चांसेस है यहाँ पर, जो 6-8 महीने तक काफी लैगाक थी। तो आई थिंक नियर टर्म टारगेट पकड़ के चलते आई थिंक 960 970 आने की चांसेस ज्यादा है। काफी दिनों बाद नजर आ रहा है। कुल 6 शेयर हैं एफएनओ में जो लाल निशान में है, बाकी सारे स्टॉक्स आप देखिए हरे निशान में। उन 6 में भी अगर आप देखें 3 में तो खबर है, 4 तो दरअसल वो हैं जो फार्मा काउंटर्स हैं। हाँ, मतलब काउंटर खबर से गिरा है, डीवीएस खबर से गिरा है। एग्जैक्टली, डॉक्टर को छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब तेजी है। गजब बड़े दिनों बाद अच्छी स्क्रीन दिखी है मतलब। अच्छा, मुझे सबसे बढ़िया मालूम है मजा क्या आ रहा है। बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर है। तो कल बैंक निफ्टी जो वो खाली 2,02,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जिन्होंने ऐड किया है, उनकी हालत है आज खराब, क्योंकि वीकली एक्सपायरी काटना पड़ेगा। अब इशू क्या है, 18,500 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। देखिए, कल का हाई है 18,588, 18,500 18,600 वो रेंज है जहां पर अटकता है जनरली। तो ये आखिरी उम्मीद है मंदी करने वालों की कि इसके ऊपर ना निकले तो ना निकले। आपने बहुत अच्छी याद दिलाया वीकली एक्सपायरी वाला। वीकली एक्सपायरी पे अगर बाजार जिस तरफ हो उस तरफ ये एक्सपायरी वाले जो लोग हैं जो तेजी करके जाते हैं वो ले जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, होगा बिल्कुल। खाली एक ही चीज चाहिए, 1:30 बजे जब यूरोप खुलेगा तो यूरोप खराब नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि आज बड़ा दिन है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, लोगों को ये लगेगा एकदम लाइफ हाई पे अमेरिका है, यूरोप फ्यूचर अगर थोड़ा या डाउ फ्यूचर थोड़ा नीचे दिखे तो फिर सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं। अच्छा, कल भी जब मार्केट बंद हो रहे थे तो आप बता रहे थे कि यूरोप के बाजारों पर नजर रखिए, डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए, और आप देखिए कल वो संकेत पढ़कर लोगों ने अगर तेजी की होती तो आज क्या पैसा बन रहा। बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है कि वो हमारी स्क्रीन, हमारा मूड, हमारा गवर्नर साहब ने जो बोल दिया कर दिया उससे हटके भी देखने जरूरी है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, इस बीच 285 अंक ऊपर हो गया है सेंसेक्स। अच्छा, एक और स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है, सेल स्टील अथॉरिटी, 1.5% मजबूत है स्टील अथॉरिटी का स्टॉक, और 7 लाख शेयर यहां पर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हो गए हैं। सेल देखिए जरा, आज बड़ा दिन है सेल के लिए, नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के साथ हेमंत एक चीज पर मेरी नजर है, क्योंकि मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था कि कौन कौन से स्टॉक्स जो बोनस कैंडिडेट हैं, कैश जिनकी बैलेंस शीट पर है, एग्जैक्टली उनमें सेल का भी नाम है। और आप देखिए कल MMTC
खाली इसी के दम पर देखिए ये सरकारी दोनों के नंबर आ जाए भाई दी। अच्छा एमएमटीसी के भी दोनों के, लेकिन हम फोकस आज सेल पे करेंगे कि भाई सेल के नंबर्स भी हैं और दूसरा मेटल्स पूरी दुनिया में देखिए जिस तरह से मेटल्स मजबूत होते दिख रहे हैं और सबसे कम पार्टिसिपेशन अगर तेजी में किसी एक मेटल स्टॉक का हुआ है तो वो सेल है। अंडर भी था। अच्छा वो अभी आजकल क्या है कि है ना वो हम डिपेंडेबल और फ्री से बाहर ही याद नहीं रह। सेल बताइए। अच्छा हेमंत की टीम का ओपनर ओके। अच्छा ओपनर वो शुरुआत की है ना थोड़ी सी बॉल्स छोड़ देता है बाहर की ऑफ स्टंप के बाहर की, देखते हैं पिच विच देख लें उसके बाद बैटिंग शुरू करता है। अब बैटिंग सेल की शुरू होती दिख रही है। इसके चार्ट बताइए रजत कितना ऊपर जाएगा? देखिए सेल अभी ये ऊपर में 53 रुपया 60 पैसा 70 पैसा ये रेंज को क्रॉस करके सस्टेन कर जाए तो 54 रुपया 65 पैसा तक तो मिनिमम आपका टारगेट बन जाएगा। उसके ऊपर सस्टेन करने से काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 57 58 तक भी जा सकता है। ये अभी ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। ये 53-50 के ऊपर मेंटेन करने से 53-60 के ऊपर मेंटेन करने से इसका ब्रेकआउट भी होगा। तो ब्रेकआउट में मिनिमम आपको 2% तो मिलेगा। उसके ऊपर जाने से फिर 5-7% भी मिल सकता है। और आपको बता दूं कि क्रिस ने कहा था बाजार खुलने से पहले सेल खरीदना चाहिए। क्रिस ये बताइए आपके टारगेट क्या हैं सेल के लिए, क्योंकि इसने चाल देनी शुरू कर दी है। जी हाँ, एक चीज जो अहम है यहाँ पर जो 52 वीक हाई जो ये 55 के आसपास है तो आई थिंक ये लगभग उसके आसपास है पहुंच गया है। तो ये काफी अहम है क्योंकि मार्केट में जहां पर ओवरऑल इंडेक्स में गिरावट देखी लेकिन ये सब मेटल काउंटर्स में 52 वीक हाई के आसपास है। तो जैसे रजत भी बता रहे थे आई थिंक मिनिमम एक टारगेट 58-60 का डेफिनेटली बनता है और डेफिनेटली यहाँ से और भी ऊपर पॉजिटिव रैली की काफी गुंजाइश है। तो एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर देखिए सेल ही है। सीएनबीसी आवाज पर जब कुछ रिकमेंडेशंस दिए तो आप प्लीज अब से कागज और पेन लेकर बैठिए, टारगेट्स को नोट डाउन करिए और जब अनिल बताएं एफएनओ का कोई काउंटर तो आपकी जरूर नजर होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना आपने 2% ऊपर बताया था, अब 3.5% की तेजी दिखा रहा है सेल। बिल्कुल, तो एक्शन हो रहा है। ये चीज ढूंढने वाली होती है कि सुबह सुबह कहाँ पोजीशंस बन रही, जो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है तो कि भाई प्राइस और वॉल्यूम का आपको साथ में मेल मिलाप हो जाए तो पता चल जाता है कि भी क्या होने वाला। चलिए इस बीच निफ्टी ने कल के हाई को पार किया है। ये एक अचीवमेंट निफ्टी ने बनाया और शुरुआती आधे घंटे में जो मजबूती होती दिख रही है। वागले साहब ये देखिए 15 मिनट में जो निफ्टी आ गया, मतलब कॉन्फिडेंस है इन लेवल पे शॉर्ट करने का? रुक जाए ना 8,225-50 आने दें। अनिल जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज का जो ओपन है निफ्टी में और लो है वो सेम है एग्जैक्टली। तो ओपन लो अगर है तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। राइट। सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी है। करेक्ट। तो वेट करें और शायद लॉन्ग ना करें क्योंकि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट वीकनेस का कहीं दिख नहीं रहा है। तो वीकनेस कहीं भी नहीं दिख रही है और ट्रिपल सेंचुरी सेंसेक्स ने जड़ी है, सेंचुरी करीब निफ्टी ने जड़ी है। तो आपको बताता हूं बाजार में आपको तेजी की अगर एक तस्वीर और देखनी है तो एक गिरने वाले शेयर के सामने कई दिनों बाद दिख रहा है कि 8 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो आज बेहतरीन रैली देखने को मिली और एक अच्छी बात ये दिग्गज लीड कर रहे हैं। आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी 1.25% ऊपर है, मिड कैप्स 1% ऊपर है। तो आज दिग्गजों में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, जो दिखाता है कि बुल्स कितना कॉन्फिडेंट है। सही बात है। रजत एक सवाल और आपसे, 8,200 ये है लेवल निफ्टी का, 325 अंक ऊपर तो 8,200 भी हासिल हो गया। बिल्कुल। रजत ये बताइए श्रीराम न्यूज जो आपने बताया लोगों ने खरीदा तभी इतने वॉल्यूम्स हो रहे हैं, आपका टारगेट अपना क्या है वो भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो जानना चाहते होंगे कि आप किस लेवल पर बेचना चाहेंगे इस शेयर को, तो कितने दिन होल्ड करने का इरादा है, कौन सा लेवल पर आपकी नजर है, क्योंकि ये शेयर आज 20% के अपर सर्किट पर चिपक गया है। देखिए बात करते हुए मैंने कहा था कि ये रियल लॉन्ग टर्म जिसको रखना है उसी को खरीदना चाहिए और मैं इसको ट्रिपल डिजिट में देखता हूँ। अभी ट्रिपल डिजिट कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है वो आपको मालूम है, तो मिनिमम 100 की उम्मीद कीजिए और ऊपर में और आगे चलेगा। और मेरा इरादा इसको रखने का 3 साल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होने के नाते पहले आप लोग खरीदेंगे उसके बाद मैं खरीदूंगा, क्योंकि वो उनसे तो ये आपका कि मैंने पहले लिया और उसके बाद में खरीदेंगे। अब तो आप कब खरीदेंगे? सर्किट लग गई, अब कहाँ खरीदेंगे? अच्छा, और जो लोगों ने आपको सुन लिया
कि रजत जी का खरीदना बाकी है। कल तो फिर सर्किट पे ही खुलेगा। तो फिर तो सर्किट लगे। तो चलिए आपका तो मिस हो गया, लेकिन एक चीज है आप देखिए पेपर सेक्टर, अगर आप इस सेक्टर को देखें क्या परफॉर्मेंस दी है इस सेक्टर में, और रिजल्ट देखिए ना। हाँ, सारी एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने निराश किया हो। सारी की सारी कंपनियों ने एक तिमाही से नहीं पिछली 3 तिमाहियों से अच्छे नंबर्स पेश करने शुरू किए। अच्छा हेमंत, एक स्ट्रोक और आया है अभी, कोलगेट जरा बताइए। देखिए क्रॉम्पटन, डीवीज, ये दोनों तो खबरों की वजह से ओपन इंटरेस्ट गेनर। वोल्टास हमने पिक किया था, तो उसके बाद चौथा स्टॉक जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है वो है कोलगेट। 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और कोलगेट में 1.5% की मजबूती है। ये मुझे लग रहा है वोल्टास, कोलगेट ये कुछ इशारा कर रहे हैं कि ये जो कल गवर्नर साहब बोल रहे थे पैसे बहुत आ गए हैं वापस, 11.5-12 लाख करोड़ रुपए। अच्छा कोलगेट में क्या है, लोग ब्रश व्रश करना थोड़ी छोड़ेंगे, प्रेस करना, मतलब इनके कौन सा ऐसी चीज, अच्छा कौन सी चीज ऐसी है जो इनकी मतलब बहुत महंगी है, जिनके बगैर काम चल सकता है? तो प्रोडक्ट तो ऐसा है, ये पोर्टफोलियो वाला शेयर है और क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता है। अच्छा पूछते हैं वागले साहब से। वागले साहब ये बताइए कोलगेट आपको कैसा लगता है और आपका फेवरेट क्या है? इंट्राडे मॉर्निंग वाला फेवरेट। इंट्राडे के लिहाज से पैरामीटर्स तो है। 930 का स्टॉप लॉस होगा जो कि 9 रुपया है, ऊपर में एक 20-25 रुपए का अपसाइड है। 20-25 रुपए का? हाँ, आज और कल का व्यू है। तो कोलगेट। अच्छा एक और स्टॉक एसआरएफ में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू, हालांकि लिक्विड कम है और उतना अभी तक एक्शन आया नहीं, लेकिन क्या आ सकता है ये देखने वाली बात हुई। केमिकल सेक्टर आपने कल चुना था शायद, कल था ना? हाँ, कल सेक्टर ऑफ डायरेक्ट केमिकल था। एसआरएफ केमिकल वाली कंपनी स्टॉक देखिए 1% एसआरएफ मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसके चार्ट्स तो मैं फिर वागले साहब को पूछ लूं, क्योंकि वागले साहब ने तो बहुत क्लोजली चार्ट्स इसके हमेशा ही देखे हुए हैं। तो सर क्या ये 1500 के आसपास, क्या जो भी भाव है? 1540 है अभी। 1540 हो गया? 1545 फ्यूचर्स का मैं भाव बोल रहा हूँ। इसको मैं 1560 के ऊपर ही खरीदूंगा ये फ्यूचर्स के लेवल से। तो 1560 के ऊपर जाने पर ये बेस्ट बाय हो जाएगा। एसआरएफ जिस दिन चलता है तो उस दिन 50-60 रुपए से ज्यादा ही चलता है, सेंचुरी भी मार देता है कभी कभी। तो क्या तेजी देखने को मिली है, इस सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, और रिजल्ट जो आएंगे ना हम देखने लायक होंगे। और मुझे लगता है कि ये पूरा केमिकल सेक्टर में जो रिजल्ट होंगे बहुत ही दमदार रहने वाले। पेपर, केमिकल, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली पिछली 3 तिमाहियों से लगातार अच्छे नतीजे दिए हैं। और जब मैं बताऊं कोटक के जो मोहन जी हैं जिन्होंने इस पर रिपोर्ट लिखी थी, 1980 का टारगेट दिया था एसआरएफ पे, एसआरएफ लेके आइए, अगर उनको लगता है 35% सालाना ग्रोथ, अब मुझे ये बताइए आज की तारीख में कौन सी इतनी मिड कैप कंपनियां जो अगले 2 साल के लिए 35% की सालाना ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखती है? बहुत कम स्टॉक ऐसे हैं। तो ये स्टॉक ऐसे हैं, आजकल की छोड़ दीजिए, जो खराब दिन में कभी है ना, ये स्टॉक जो पकड़ में आते हैं ना, वहीं पर दिमाग लगाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तेजी है भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। और मैं तो एक ही चीज देखकर सबसे हैप्पी हूं और वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बड़े दिनों बाद दिखा है, 1 गिरने वाले शेयरों के सामने 8 बढ़ने वाले, बल्कि 8 से भी ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। और देखिए छोटी छोटी कंपनियां बड़े बड़े रिटर्न्स दे रही हैं। पिछले कई दिनों से नाल्को जो तेजी है वो आज भी बरकरार है। तो आज सरकारी कंपनियों के ऊपर नजर रहेगी फिर से। एमएमटीसी नाल्को किस तरह सेल किस तरह से नंबर्स पेश करते हैं और अगले हफ्ते नाल्को के नतीजे किस तरह से आते हैं। 13 तारीख को हिंदुस्तान कॉपर के नतीजे किस तरह से आते हैं। बिल्कुल, तो बाजार का एक्शन है भरपूर और तेजी होती दिख रही। वक्त है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हम बाजार के एक्शन पर तो नजर रखेंगे, साथ ही बाजार के एक और जाने माने दिग्गज नीलेश शाह, एमडी और सीईओ कोटक म्यूचुअल फंड के भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद। नहीं हो रहा बाजार, देखिए जबरदस्त मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 8,200 आज का हाई देख ले। निफ्टी पर क्या बनाया है? थोड़ी ना, आप हाई देखिए, आप एसआरएफ ही देखिए, क्योंकि हाँ क्या तेजी देखने को मिल रही है एसआरएफ में। आप देखिए आपने जब बताया था तो 15-20 रुपए ऊपर था, 45 रुपए ऊपर है, तो हाफ सेंचुरी तो लगा रही है। अब देखना है कि फुल सेंचुरी इसमें आज ही लग जाती है या फिर एक दिन ही लेता है। आपका क्या गैस है, लगेगी आज? कंफर्टेबल है। अभी 1% का स्टॉप लॉस रखिए 15-17 रुपए का, और 30-35 रुपए का टारगेट। क्या बात है। चलिए, तो ये तो क्वालिटी स्टॉक्स है, मतलब जहां मुझे क्वालिटी दिखती है, क्वालिटी के साथ अगर आपको एक ट्रेडिंग का मौका मिल जाए तो ये एक
क्या बोलते हैं, गोल्डन चांस होता है जो लपक लेना चाहिए। बट एनीवे, निकल गया। भाव देखिए इसका, 8 रुपए ऊपर। वाह, बढ़िया है। चलिए, एसआरएफ में बड़ी तेजी बनती दिख रही। और चलिए, लेकिन एक्शन तो बहुत सारा है मार्केट का, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे एक और बड़े दिग्गज हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो वागले साहब, संदीप जैन जी, संदीप जी आपसे तो बात ही नहीं हुई मार्केट खुलने के बाद। वैसे भी आज आपकी लाइन थोड़ी सी बराबर नहीं चली, तो आप अगली बार आपसे विस्तार में बातचीत करेंगे। क्रिस सर और रजत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। आज सुबह सुबह 8,200 निफ्टी और सेंसेक्स 300 अंक मजबूत। नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और एकदम सही वक्त पर आए, क्योंकि पॉलिसी के बाद जो एक्चुअली नीलेश भाई की खास बात यही कि डेट और इक्विटी दोनों पर इतनी गहरी पकड़ है, बाजार पर और इकोनॉमिक्स के मुद्दे दोनों पर गहरी पकड़ है, तो इतना जबरदस्त पकड़ रखने वाला एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ रहा है। नीलेश भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, ये कल जो आरबीआई ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया, सब तो सोच रहे थे 0.5% होगा, कोई 0.25% तो सब मान के चल रहे थे, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? और जो आरबीआई ने लॉजिक दिए अपने ब्याज दरें नहीं काटने के, आप सहमत हैं उनसे? जो आरबीआई ने पोस्ट कॉन्फ्रेंस कमेंट की है, उस हिसाब से उन्हें लग रहा है कि महंगाई का दर शायद उनका जो अनुमान है उससे ऊपर रहेगा। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सिचुएशन काफी फ्लूइड है। डीमोनेटाइजेशन की क्या इम्पैक्ट होगी प्राइस के ऊपर, डिमांड के ऊपर, ये तय करना मुश्किल है। कितनी लिक्विडिटी सिस्टम में आएगी, कितनी जाएगी, कितनी रहेगी, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी कुछ तय करना मुश्किल है। तो प्रोबेबली आरबीआई ने ये सोचा है कि जब तक कोई कॉन्क्रीट डेटा, कोई कॉन्क्रीट नंबर्स हमारे सामने नहीं आता, तब तक हम स्टेटस को बना के रखते हैं। तो ये लैक ऑफ डेटा प्रोबेबली आरबीआई को जो एक स्टेटस को के लिए स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने किया है। सर ये बताइए कि नोटबंदी के बाद तो महंगाई गिरनी चाहिए या फिर ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि रिटेल बिक्री में थोड़ी कमजोरी आई है, आप कैसे देख रहे हैं? एक कारण जो उन्होंने कहा है कि हाल ही में ऑयल प्राइस में कुछ बढ़त हुई है। ओपेक ने एक नॉन ओपेक कंट्रीज से कार्टेलाइजेशन करके प्राइस को एक जो सपोर्ट दिया है, उस वजह से हो सकता है कि महंगाई के दरों के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सके। बट मेरे हिसाब से जो रियल रीजन है वो ये है कि डीमोनेटाइजेशन की जो इम्पैक्ट है वो ट्रांजिएंट होगी और महंगाई का जो प्रेशर है वो नॉन ट्रांजिएंट होगा। तो आरबीआई डेटा को देखना चाहती है, समझना चाहती है, परखना चाहती है और उसके बाद डिसीजन लेना चाहती है। एक चीज जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जो सॉफ्ट रहने वाले थे उसकी डायरेक्शन बदल गई है, सिर्फ स्पीड में कमी हुई है। तो डायरेक्शन अभी भी लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ है, ब्याज के दरों में कटौती होगी, लिक्विडिटी मेंटेन की जाएगी और जैसे जैसे महंगाई के दरों में काबू आएगा वैसे वैसे ब्याज के दरों में कटौती करने की क्षमता और बढ़ेगी। तो डायरेक्शन अभी भी उसी डायरेक्शन में है, स्पीड के ऊपर इश्यू है। नहीं, लेकिन नीलेश भाई देखो, आरबीआई ने तो सारी की सारी जिम्मेदारी कर्ज सस्ता करने की छोड़ दी है बैंक पर। आपको क्या लगता है, बैंक घटाएंगे ब्याज दरें? आरबीआई को लिक्विडिटी मेंटेन करना जरूरी है। अल्टीमेटली उनकी एक व्याख्या ये भी है कि द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है एंड इन सम सेंस दे आर ऑल्सो बोरोअर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आज जब बैंकों के पास 6-7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी कुछ दिनों पहले आई थी तो उन्होंने सारी चीजें आरबीआई को दे दी। गवर्नमेंट ने भी आरबीआई को क्षमता दी है एमएसएस के थ्रू, रिपो के थ्रू बोरोइंग करने के लिए। तो अल्टीमेटली आरबीआई ये गेम के अंदर रेफरी भी है और एक प्लेयर भी है और उन्हें लिक्विडिटी को मैनेज करना जरूरी रहेगा। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि आरबीआई ने गेंद अपने पाले से निकाल के बैंकों के ऊपर डाल दी और लिक्विडिटी बैंकिंग क्षेत्र में रख के ब्याज के दरों में कटौती करेगी। वैसा नहीं होगा। नीलेश भाई, एक बढ़िया काम तो देखिए कल पॉलिसी में हुआ है जिसकी अपेक्षा भी की जा रही थी कि आरबीआई जो है सीआरआर की लिमिट
को खत्म करेगा, जो बीच में उन्होंने बढ़ा दी थी। 10 सितंबर से खत्म हो रही है। बताइए इस मूव से बैंकों को कितनी राहत मिलेगी? इफेक्टिवली सीआरआर के ऊपर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता, तो ये 3.5 लाख 3.25 लाख करोड़ जो बैंकों ने आरबीआई को दिए हैं सीआरआर के रूप में, उन्होंने वहां पे कोई इनकम रिसीव नहीं की है, जबकि यही पैसे जब उन्होंने कस्टमर से बोरो किए तो उसके सामने उन्होंने ब्याज दिया है। किसी ने सेविंग्स बैंक में ब्याज दिया है, किसी ने डिपॉजिट में ब्याज दिया है। अब जब ये सीआरआर 10 दिसंबर से अनवाइंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये पैसे बैंक्स के पास वापस आएंगे। एमएसएस में डालेंगे तो उन्हें ब्याज मिलेगा, रिपो में डालेंगे तो ब्याज मिलेगा, और जाके ऑन लेंड करेंगे तो ऑब्वियसली अधिक आवक होगी। तो सीआरआर अनवाइंडिंग की वजह से बैंकों को एक जो फटका पड़ा था 16 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक का, वो अब कम हो जाएगा। चलिए नीरज भाई, ये तो आरबीआई की बात होगी। अब एक बड़ा मुद्दा जिस पर मैं आपसे राय लूंगा, और वो है ये नोटबंदी वाला मामला। अब 11.5 लाख करोड़ तो आ गए, खुद गवर्नर साहब ने कल बोल दिया। तो क्या, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे तो यही है कि क्या नोटबंदी वाली स्कीम जो सरकार लाए थे वो फेल हो गई है क्या? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा एक ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं नीलेश शाह साहब, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी से। उनसे मैं सवाल लूंगा। उससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एमडी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पीके गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये पॉलिसी में आपको भी उम्मीद रही होगी सर कि ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन गवर्नर साहब ने कल कुछ किया नहीं। और मैं तो वही सोच रहा था कि आप जैसा सबसे बड़ा बैंक जो लीडर है, पायोनियर है, आपने जब बल्क डिपॉजिट्स पर रेट घटाई थी 2% तक की, तो पूरा संकेत यही गया कि ब्याज दरें तो घटने वाली। क्या अब क्या होगा आगे? और ब्याज दरें तो घटी नहीं है सर। देखिए, हमारी उम्मीद तो थी ब्याज दर घटेंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो आरबीआई की जो ट्रेजेक्ट्री है उससे काफी कम चल रहा है। ओके, और दूसरा भी जो आंकड़े आप देखेंगे, आईआईपी का डाटा है या दूसरे डाटा है, उसके हिसाब से तो शायद बनता था आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कम करना। लेकिन जो एक डेवलपमेंट बहुत अभी रिसेंटली जो हुआ है वो ये था कि ओपेक के डिसीजन से ऑयल प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो गया है। दूसरी एक चीज जो आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में बोली है वो ये कि कुछ बेस इफेक्ट आएगा, जिससे दिसंबर के एंड में, जनवरी में, जो उसकी वजह से इन्फ्लेशन की दर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो वो सब चीजों को देखते हुए उन्होंने शायद अभी डिसाइड किया है कि वेट करेंगे थोड़ी देर और डाटा देखेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि उसको कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो हमें लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो जो मार्केट में रेट्स तो कम होते ही रहेंगे एक्चुअली। मे बी लेट अस वेट फॉर सम मोर टाइम। अच्छा सर, जो नोटबंदी हुई जिसके चलते बैंकों में डिपॉजिट्स आए, अगर आप हमें ताजा आंकड़ा शेयर कर सकें, एसबीआई को कितना पैसा मिला है, कितना विड्रॉ हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एसबीआई के पास भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा तो जमा हुआ है एक्चुअली। ओके, तो लेकिन इसमें जो अभी हमारी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इसमें आप क्या होता है कि आप अभी सब बैंकों से अगर आंकड़ा लेके उसको इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत डबल काउंटिंग का इश्यू भी आ जाता है, क्योंकि कुछ जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उनके अकाउंट हमारे पास है, वो लोग जो कैश उनके पास आता है वो हमारे पास जमा हो जाता है। अगर आप उनका आंकड़ा भी लेंगे और हमारा आंकड़ा भी लेंगे और दोनों को जमा करेंगे तो शायद उसमें डबल काउंटिंग का भी स्कोप है एक्चुअली। तो इसमें तो आई थिंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आंकड़ा आएगा कि कितना पैसा जमा हुआ है, उसी को हमको जो है रिलायबल मानना चाहिए। तो अच्छा गुप्ता साहब, एक और चीज है, ये जो एडिशनल सीआरआर लगाई थी आरबीआई ने, जो पैसा इतना आपके पास आ रहा था, उसको अब चूंकि 10 तारीख से हट जाएगी, कितनी रिलीफ, कितना फायदा आपको होगा सर? नहीं, इससे रिलीफ तो होगी। ये तो हम एक्चुअली बोल ही रहे थे कि ये बैंक्स को थोड़ा सा पेनलाइज कर दिया है इन लोगों ने वो एडिशनल सीआरआर लगा के। तो इससे जो है बैंक को जो पैसा हम आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहे थे एज एडिशनल सीआरआर, उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, तो वो हम जो है वो कैश मैनेजमेंट बिल्स जो आरबीआई ला रहा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें जो है बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पैसा है सारा का सारा ज्यादातर सेविंग्स बैंक अकाउंट्स में आ रहा है, जिसमें 4% की कॉस्ट बैंक को आ रही थी। तो इसका जो इम्पैक्ट जो आएगा
वो जब भी हमारा नेक्स्ट एल्को मीटिंग होगा, MCLR हम रिव्यू करेंगे, तो उसका जो भी इम्पैक्ट है वो ब्याज की जो हमारी लैंडिंग रेट है उसके ऊपर डेफिनेटली आएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट रिव्यू करेंगे अपना लैंडिंग रेट MCLR, तो उसमें शायद जो है बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसमें कमी आने के। बिल्कुल, शुक्रिया सर समय निकालने के लिए गुप्ता जी, और आज हमारे साथ लाइव जुड़कर बैंक के आगे की तस्वीर के बारे में बात करने के लिए नीलेश शाह हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ 8 तारीख से अब तक, देखिए कल गवर्नर साहब ने खुद ये बताया कि करीब करीब 11.5-12 लाख करोड़ रुपए की नकदी वापस आ गई है बैंकों में। ये बताइए, क्या ये कहना सही होगा कि ये जो योजना सरकार ने बनाई थी और सरकार मानकर चल रही थी कि इसमें से काफी बड़ा पैसा आएगा नहीं बैंकों में, और आ गया है, तो ये योजना फेल हुई है? जिस देश में इतना काला धन हो, जहां पे 25 करोड़ लोग 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल ओन करते हैं, बट सिर्फ 4 लाख लोग 5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स भरते हैं, वहां पे डीमोनेटाइजेशन लाके काले धन के व्याप को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी था। अब जब डीमोनेटाइजेशन होता है तो उसकी शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट है। ट्रेड डिसरप्ट हो रहा है, मंडियों में धंधा थोड़ा कम हो गया है, रूरल इकोनॉमी के इम्पैक्ट है जहां पे कैश एक ट्रांजैक्शन का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था। कंजम्पशन डिमांड के ऊपर थोड़ी स्लो डाउन हुई है, बट ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म पेन है। लॉन्ग टर्म में जो भारत बनेगा उसमें ब्लैक इकोनॉमी व्हाइट इकोनॉमी के साथ मर्ज होगी। 4 लाख लोगों की जगह पे शायद 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो सॉवरेन रेटिंग हमेशा लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो और हाई डेट टू जीडीपी रेशियो की वजह से कंस्ट्रेंड रहती थी, उसमें इंप्रूवमेंट होने की चांसेस है। तो ये एक शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन है, एंड मेरे हिसाब से डीमोनेटाइजेशन बहुत ही जरूरी था देश के लिए। अच्छा नीलेश भाई, जो इतनी बड़ी रकम आ गई है बैंक्स के पास में, मतलब एक तरह से सिस्टम में आ गई है, तो इससे क्या होगा? मतलब काला धन खत्म होगा, कम होगा, या फिर सिर्फ चूंकि सिस्टम में आ गई, बैंकिंग सिस्टम में सबकी नजर है, तो टैक्स का दायरा बढ़ने वाला है? ये पैसा जब आपकी तिजोरी में पड़ा रहता है तो सिस्टम में रोटेट नहीं होता, उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आती। बट ये 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ जो भी नंबर है आपका, वो अगर बैंक में पड़ा रहा तो वहां से ऑनलैंड होगा, फिर वापस बैंकिंग सिस्टम में घूमेगा। अगर हम 5 लाख करोड़ के ऊपर 4 का मल्टीप्लायर इफेक्ट ले तो ये 20 लाख करोड़ की डिपॉजिट बढ़ा देगा, जो भारत की आज की बैंकिंग सिस्टम के 20% के बराबर है। एक सिंपल भाषा में कहे तो आने वाले 12 महीनों में बैंक 12 महीनों में 24 महीने की डिपॉजिट बटोरेंगे। ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो जुगाड़ू व्हाइट होके कैश बैंक में आ गया, उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत अच्छी हो सकती है। तो फॉरगेट कि ये जो पैसा आ गया वो अब टैक्स नेट में आ गया। मैं तो इसी चीज पे फोकस करूंगा कि ये पैसे की मल्टीप्लायर इफेक्ट से हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे कर सकते हैं। जुगाड़ू मैंने वही शब्द बोला। ये बात नीलेश भाई की यही खास बात है, नीलेश भाई की पकड़ किस चीज पे नहीं है, चाहे वो इकोनॉमी हो, मार्केट हो, डेट हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, और चूंकि सीए, अच्छा मैं बताऊं बहुत लोगों को मालूम नहीं है, नीलेश भाई सीए तो है, वो बड़ी बात नहीं है, सीए तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे सीए, इसलिए उनकी आदमी जमीन वाली जो बातें है ना, जमीनी बातें। शुक्रिया नीलेश भाई, आज वक्त की थोड़ी कमी नहीं तो आपसे और भी बातचीत हम करना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अहमद जनरली 9:35 पर हम जब बाजार का एक्शन खत्म कर देते हैं और ये बात करते हैं, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि जाते जाते भी कुछ लोगों को बताया जाए। सेक्टर ऑफ द डे एक और जो बन सकता है, बन रहा है, वो है टायर्स का, सीएट, अपोलो, एमआरएफ, इन पर नजर रखिएगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, कहीं मत जाइए, एक्शन अभी और है बाजार में। जी हाँ, कमोडिटी बाजार किस तरह से खुलेंगे उस पर हमारी नजर है। दिल्ली से प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी आगे का एक्शन। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।